गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर 4 नेम है चैप्टर का, देखिएगा, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम लोग वेक्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर के बारे में बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। शुरू से ही सुनते आ रहे हैं हम लोग कि क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी हो रहा है। तो शुरू से ही हम लोग वेक्टर का बस नाम सुनते आ रहे हैं, टॉपिक सुनते आ रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूरे चैप्टर के रूप में वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बेहतरीन है, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, बड़ा काम आने वाला है ये वेक्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले कुछ हम लोग डिफरेंशिएट कर ले। हम लोग जैसे एक तरफ लिख देते हैं स्केलर क्वांटिटी, दूसरी तरफ लिख दिए वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट कर ले पहले। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्केलर के बारे में पता होगा कि स्केलर के बारे में पता होगा कि दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इनके पास केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। जबकि वेक्टर के पास क्या होता है? दोनों होता है। दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ साथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। जैसे यहां पर लिख दिए 4 मीटर, ठीक है ना? तो इसके पास केवल क्या है? यहां पर केवल मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर इसमें केवल अमाउंट दिया हुआ है कि कितना अवेलेबल है। इसमें अगर एग्जांपल में लिख लिए हैं 4 मीटर ईस्ट, तो इसमें क्या है? यहां पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों अवेलेबल है यहां पर, इसलिए इसको कौन सा क्वांटिटी कहेंगे? ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। पॉइंट नंबर 2, they can be added with ordinary law of algebra। अलजेब्रा के ऑर्डिनरी लॉ से केवल इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट इसमें क्या होता है? देखिएगा, दे कैन बी एडेड विथ अ स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें स्पेशल लॉ यूज किया जाता है, टेम्पोररी से ये नहीं जोड़ा जा सकता है। किसको? वेक्टर को। फिर इसके बारे में सारा एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या टर्म है। हम लोग वेक्टर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो घबराइए नहीं, बस अभी हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आगे इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं स्पीड, डिस्टेंस। स्पीड, डिस्टेंस इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं। जबकि इसके एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं हम लोग? वेलोसिटी लिख सकते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिएगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंट इसको किया जाता है कैसे? मान लीजिए कि वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना हो तो केवल लिख दिए ए। इसको लिख देंगे हम क्या? ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, केवल सिंपल ऐसे लिख दिए। ये ए को स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। जबकि यहां पर अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए के ऊपर एरो साइन, या फिर जो क्वांटिटी है हमारे पास, जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जिस लेटर से डिनोट किया जाता है उसको हम लोग बोल्डली लिख देंगे, बोल्ड में लिख देंगे, ठीक है? तो इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। तो देखिए, दो चीज पढ़े हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में, कि दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इनके पास क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है। जबकि दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। यहां पर थे दे कैन बी एडेड विथ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा
लेकिन इसमें क्या है, एडेड विथ स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, स्पेशल लॉ यूज किया जाता है। फिर यहां पर देखिए एग्जांपल में स्पीड, डिस्टेंस लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं हम लोग, और उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, फोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल है, इसका भी बहुत सारा एग्जांपल है। यानी कि जिसमें आपको डायरेक्शन दिख जाए वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और जिसमें डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड दिख रहा हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लीजिए कि ए को कोई क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसा सिंपल उसका जिस लेटर से उसको डिनोट किया जाता हो सिंपल लिख देंगे। लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है ना, तो इसमें ए के ऊपर एरो साइन, जैसे फोर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो एफ के ऊपर एरो साइन लिख देंगे, ठीक है ना, या फिर फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे, एफ को हम बोल्ड कर देंगे। जबकि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना हो यहां पर तो सिंपल क्या लिख देंगे हम लोग, डी लिख देंगे, डिस्टेंस डी या स्मॉल डी लिख देंगे हम। इसके ऊपर कोई एरो साइन नहीं, कोई बोल्ड में नहीं, इसको बोल्डली भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसको या तो एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर बोल्डली लिख देंगे, उसको काफी बोल्ड बना के लिख देंगे, तब वो क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में चला जाएगा। तो ये था स्केलर और वेक्टर में डिफरेंसेस। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं आगे का टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर तो समझ में आ गया लगभग, अभी तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पूरा चैप्टर ही वेक्टर पे वेक्टर पर स्टेबल है। अभी तो पूरा चैप्टर ही वेक्टर पर आधारित है, पूरे चैप्टर में केवल वेक्टर के बारे में ही हम लोग स्टडी करेंगे। स्केलर के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन वेक्टर के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग, हेडिंग देते हैं बच्चों, कॉपी में हेडिंग दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए सिंपल कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, देखिएगा, बाय अ स्ट्रेट लाइन with an arrowhead over it। जैसा कि स्ट्रेट लाइन लिख दिए और इसको स्ट्रेट लाइन बना दिए और इसको एरो साइन से डिनोट कर दिए, ठीक है ना। तो इसमें दो टर्म है, ऐसे डिनोट करते हैं वेक्टर फॉर्म में, जैसे एफ के ऊपर ऐसे लिख दिए तो एक एरो साइन हुआ, स्ट्रेट लाइन भी हुआ। अब देखिए, जहां से जितना दूर स्ट्रेट लाइन है, जो लाइन है स्ट्रेट, इतना दूर स्ट्रेट है ना, देखिएगा ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो होंगे इसको हम ये मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है ना। और जो एरो हेड है वो क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन शो करेगा, वो डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको जो एरो हेड होते हैं उसको हेड कहा जाता है, या दूसरा नाम दिया जाता है टर्मिनल पॉइंट, दूसरा नाम टर्मिनल पॉइंट। ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको टेल कहेंगे, पीछे वाला पार्ट को क्या कहेंगे, टेल कहेंगे, या फिर दूसरा नाम देते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट नाम देते हैं, या फिर टेल कहते हैं। यहां पर या तो हेड कहेंगे या फिर टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। समझ में आया बच्चों। तो मान लीजिए जहां पर कहीं पर ऐसे एरो हेड दिया हुआ है, तो ये जो लाइन का लेंथ है, ठीक है ना, वो क्या बताएगा, वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, और जो एरो हेड है वो क्या बताने वाला है, वो डायरेक्शन बताएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। जो ये एरो हेड है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, हेड कहेंगे या फिर टर्मिनल पॉइंट कहेंगे, और ये जो पीछे वाला पॉइंट है इसको टेल कहेंगे या फिर इनिशियल पॉइंट कहेंगे, या तो टेल कहेंगे या फिर इनिशियल पॉइंट नाम दिया जाता है। तो इस एरो हेड में, इस लाइन में देखिए, ये जो लाइन हमने बना दिया, इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट, जो स्ट्रेट लाइन है वो केवल क्या बताएगा, वो आपको केवल मैग्नीट्यूड बताएगा, जबकि जो एरो हेड है वो क्या बताने वाला है, वो आपको डायरेक्शन बताएगा, ठीक है ना।
और पूरा एरो, पूरा स्ट्रेट लाइन विथ एरो हेड क्या बताएगा, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताएगा। ये पूरे टर्म जो होंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। जो स्ट्रेट लाइन होगा यहां से यहां तक वो क्या बताएंगे, मैग्नीट्यूड बताएगा, और जो एरो हेड होगा वो क्या बताने वाला है, वो डायरेक्शन बताएगा। तो इस तरह से हम समझ गए कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें हम, ठीक है ना। किसी भी क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें कौन सा पॉइंट क्या बताएगा, यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना। जो हेड होगा उसको टर्मिनल पॉइंट कहेंगे और उसको क्या बताएगा, वो डायरेक्शन बताएगा। जो टेल होगा उसको इनिशियल पॉइंट कहेंगे और क्या बताएगा, ये हेड होंगे वो टर्मिनल पॉइंट क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। जो टेल होगा उसको इनिशियल पॉइंट कहेंगे, ठीक है ना। और जो स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा, जो लाइन का लेंथ होगा, मान लीजिए एरो हेड बनाएंगे ना लाइन के साथ में, तो जो लेंथ होंगे लाइन का उसको वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। और जो एरो हेड होगा मान लीजिए ऐसे है तो ये बता रहा है कि डायरेक्शन इधर की तरफ है, राइट साइड में, और अगर ऐसे दे दिया जाए तो बताएगा डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव जा रहा है, ये निगेटिव जा रहा है। बिठाए बच्चों इसे, बिठाए बच्चों। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी बहुत से टॉपिक बाकी है आज तो बस इंट्रोडक्शन होगा। मेन इसकी स्टोरी अगले क्लास से शुरू होने वाली है, अगले लेक्चर से मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ करके आप लोगों को, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। शुरू से ही बहुत टेंशन था 10th क्लास में, 9th क्लास में, स्केलर वेक्टर हर एक क्वांटिटी के बारे में लिखाया जाता था कि वह तो स्केलर है या फिर वेक्टर है, लेकिन उस समय उतना क्लियर नहीं हो पाता था कि आखिर वेक्टर किस तरह से, मतलब कि वेक्टर क्यों बोल रहे हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद, यानी कि चैप्टर 4 पढ़ने के बाद हम कंप्लीट रूप से क्लियर हो जाएंगे कि किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्यों बोला गया और किसी क्वांटिटी को स्केलर क्यों बोला गया। वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे, दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ेंगे कैसे, दो स्केलर क्वांटिटी को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे नियम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे लॉ पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सम टाइप्स ऑफ, देखिएगा ध्यान से, सम टाइप्स ऑफ वेक्टर के कुछ टाइप पढ़ने वाले हैं हम लोग, ज्यादा नहीं है, 12-13 टाइप ही हैं इसके, ठीक है ना। टाइप नहीं बोलेंगे, बस वेक्टर के अंदर कुछ ऐसे टर्म है जिसको डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझो कि कुछ टर्म को डिफाइन करने चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग क्या है, देखना है सम टाइप्स ऑफ वेक्टर के पॉइंट नंबर फर्स्ट में देखिए। फर्स्ट नंबर में देखेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर। टाइप नहीं है, टाइप भी मानो या फिर ऐसे कहो कि कुछ टर्म है, कुछ ऐसे वेक्टर हैं जिसको इस चैप्टर में क्या करना है, हमको एक्सप्लेन करना है, जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं उस सबको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए पोजीशन वेक्टर, इसको डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं डेफिनेशन के साथ में, नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए इट गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या बताता है, ये पोजीशन बताता है। जैसे मान गए अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो पोजीशन यानी कि ये ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से अगर ये स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ बढ़ता हो, जैसे ओ इसका नाम दे दिए पी, तो यहां पर जो ओपी होगा यही क्या हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट P के पोजीशन के बारे में कंप्लीट रूप से जानकारी हमें दे रहा है, कौन से डायरेक्शन में है, कितना मैग्नीट्यूड लेकर के है। ये जो एरो हेडेड है इसको क्या ये डायरेक्शन बताता है, जबकि स्ट्रेट लाइन जो होगा ये लाइन वो क्या बताएगा, वो आपका मैग्नीट्यूड शो करता है, ठीक है ना। तो ये जो ओपी जो ग्राफ हम शो किए हैं, ग्राफ दिखाया गया है, ये क्या बताएगा, पोजीशन वेक्टर होगा। ये हमेशा स्ट्रेट होता है, पोजीशन वेक्टर हमेशा स्ट्रेट में होगा। अब सेकंड नंबर देखिए, पोजीशन वेक्टर के बाद सेकंड नंबर में आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सेकंड में देखिएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
इसके बारे में जानने के क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि ग्राफ से इसको बता रहे हैं कि ऐसे x है, यहां पे y है, यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक पॉइंट P लेकर के है और एक पॉइंट Q के साथ है, ठीक है ना। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, ये P से O के बीच का जो लेंथ होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा। यानी कि ये ओरिजिन से डिफरेंट वेक्टर्स के पोजीशन यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताता है। लिख सकते हैं इट टेल्स द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, position of an object with change in magnitude and direction, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के चेंज के बारे में। जैसे कि मान के एक बार डायरेक्शन देखिए कुछ और था, दूसरा बार डायरेक्शन कुछ और था, या फर्स्ट टाइम डायरेक्शन कुछ और था, सेकंड टाइम डायरेक्शन कुछ और है, तो दोनों के बीच का जो पोजीशन है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वो, दोनों का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो, ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इससे बढ़ते जा रहा है। तो ये जो लेंथ होगा ये क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड चेंजिंग बताएगा और डायरेक्शन चेंजिंग बताएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं OP क्या है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताएगा, ठीक है ना। ये दो वेक्टर खींच दिया गया, उन दोनों के मतलब दो लाइन ड्रॉ कर दिया गया, वेक्टर को दिखा दिया गया, इन दोनों के बीच का ओरिजिन से एक ऐसे वेक्टर गया, एक ऐसे गया, तो दोनों के बीच का जो पोजीशन चेंजिंग हो रहा है, ये ऐसे चेंज हो रहा है, ये ऐसे चेंज हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो चेंज हो रहा है वो, दोनों का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो, यानी ओवरऑल जो पोजीशन चेंज हो रहा हो वही क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसी बात को बताता है, उसी को एक्सप्लेन करता है कौन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मिटाए बच्चों, थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में आता है इक्वल वेक्टर्स। देखिएगा ध्यान से, बड़ा काम आने वाला है ये सब, आगे चल करके बहुत काम आएगा बच्चों। देखिए बच्चों, थर्ड नंबर में आता है, ध्यान से देखिएगा, थर्ड नंबर में आता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, एक और इसका देखिएगा नेम, लाइक और पैरेलल वेक्टर। देखिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है, लगभग दोनों सेम है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस है थोड़ा सा। देखिए जैसे मान के एक ऐसे वेक्टर है, एक ऐसे है, ठीक है ना, इसको वेक्टर ए मान लिए, इसमें वेक्टर बी मान लिए। इस कंडीशन में वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर बी है, यानी कि इस वेक्टर में लिख सकते हैं दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, यानी कि वेक्टर ए का जितना क्वांटिटी होना चाहिए उतना ही वेक्टर बी का भी क्वांटिटी होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। जबकि लाइक और पैरेलल में देखिए क्या है, ये भी डायरेक्शन सेम है, इसमें डायरेक्शन सेम है, तो इसमें लाइक और पैरेलल वेक्टर में ये वेक्टर ए इक्वल भी हो सकता है वेक्टर बी के, और वेक्टर ए इक्वल नहीं भी हो सकता है वेक्टर बी के। लेकिन दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दूसरा, बोथ डायरेक्शंस आर सेम, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। बोथ डायरेक्शंस आर सेम और मैग्नीट्यूड में बी सेम, इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है, पैरेलल भी है। इसमें क्या है, डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल भी है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम,
लाइक और पैरेलल वेक्टर की भी कहानी लगभग इक्वल वेक्टर से मिलते जुलती है। ठीक है ना बच्चों, मिटाएं इसे। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिटाते हैं। थर्ड नंबर हो गया, अब फोर्थ नंबर में चलते हैं हम लोग। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, देखिएगा निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, फोर्थ नंबर, ध्यान से, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, सेम कहानी, अनलाइक, उसमें लाइक था, इसमें अनलाइक और एंटी पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे मानिए निगेटिव यानी कि एक ऐसे जा रहा है और दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, एक ठीक है ना ऐसे जा रहा है और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। यहां वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए यहां पर वेक्टर बी के बराबर होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होंगे। इन दिस मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, अपोजिट होगा, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। देख रहे हैं ना, एक राइट साइड में जा रहा है, एक लेफ्ट साइड में जा रहा है, एक पॉजिटिव है। यहां पर देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ये लिखेंगे, ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको लिखना उचित नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों सेम आ जा रहा है। हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, निगेटिव हो गया, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। जबकि अनलाइक में सेम वही कहानी कि एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तो दोनों का डायरेक्शन तो डिफरेंट होगा ही। इसमें देखिए डायरेक्शंस क्या होंगे, इस कंडीशन में डिफरेंट होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, मे बी सेम और नॉट, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तब वो किस में जाएगा, अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर में जाएगा। पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है। अगर ये लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा क्या होगा, राइट जा रहा है, बाकी सारे कहानी सेम चलेंगे। मिटाए बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर। आज तो बस इंट्रोडक्शन हो रहा है, आप लोग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि वेक्टर है क्या, अभी तो इसका डिटेल पढ़ना बाकी है, अभी तो सारी कहानी बाकी है इसकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, मॉडुलस वेक्टर। 5 नंबर में देखिए मॉडुलस वेक्टर, मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बताता है या फिर लेंथ बताता है। जैसे मानिए लिखना हो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लिखना, तो हम इसको डिनोट करेंगे ऐसे, वेक्टर ए लिख करके, और ये जो ब्रैकेट दिया गया इसको मॉडुलस कहेंगे। इससे जब ये बाहर आएगा तो एक तो अगर निगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव बन के आएगा, और जो डायरेक्शन होंगे वो क्या होगा, चेंज होके आएगा, ठीक है ना। यानी कि डायरेक्शन इसमें नहीं होगा, यानी कि ये जो क्वांटिटी बनेगा ये कौन सा क्वांटिटी होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। यानी किसी भी वेक्टर का अगर हम मॉडुलस निकालें तो किस में चेंज हो जाता है, अगर हम वेक्टर का मॉडुलस निकालें, वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी लिख दीजिए ज्यादा अच्छा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्केलर में चला जाता है। जो पॉजिटिव होंगे वो पॉजिटिव में तो रहेंगे ही, बट जो निगेटिव होंगे तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। यानी कि लिख सकते हैं मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, ये क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है इन टर्म ऑफ किसके टर्म में, स्केलर के टर्म में, इन टर्म ऑफ स्केलर के टर्म में देता है। तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, यही मॉडुलस है। ये जो मोड लगा हुआ है, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, मॉडुलस कहेंगे। मिटाए बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर। छोटे छोटे बहुत सारे वेक्टर हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर, पॉइंट नंबर 6 नंबर में आता है आपका 6 नंबर में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना हो तो बोलेंगे
इसको लिख सकते हैं दे हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड हो, दे हैव यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर के ही डायरेक्शन में, मतलब जो वेक्टर दिया हुआ है जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है उसी के डायरेक्शन में इसका भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका वैल्यू हमेशा यूनिट में आएगा, यानी कि 1 में आएगा, हमेशा 1 में आएगा। ठीक है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए ए के ऊपर कैप लिखते हैं, इसको पढ़ा जाता है ए कैप या फिर ए कैरेट या फिर ए हैट। कैप, कैरेट, हैट, कैप, हैट, टोपी, टोपी जैसा है ना ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं हम ए कैरेट, सॉरी, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए कैरेट इज इक्वल टू, कैरेट से डिनोट करते हैं तो ए कैरेट इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ए। अभी इसको कैलकुलेट करना आपको नहीं आएगा, जब हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। अभी तो बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि है क्या, इसको कैलकुलेट करना भी आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है ना, आगे चल करके मिलेगा। तो वेक्टर ए बाई, अब देखिए अभी बताया गया है कि ये तो वेक्टर ए है, वेक्टर ए का जो मोड होगा वह स्केलर फॉर्म में जाएगा। तो यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, दोनों कैंसिल होकर के कितना यूनिट बना देगा, 1 यूनिट बना देगा। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, यूनिट वेक्टर नाम दिया गया। ठीक है ना, तो ये टर्म देख लीजिएगा, इसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है ना, उसके बाद आता है 7 नंबर में पोलर वेक्टर। देखिए 7 नंबर में इसका भी यूज, इसको सॉल्व करना हम लोग आगे देखेंगे, मिलने वाला है। ठीक है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी तो बस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आपको, बस अभी देखिए कि कौन कौन सा टर्म हमको मिलने वाला है। ठीक है, 7 नंबर में आता है पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर को डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं अ वेक्टर विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता हो। जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं कहां से, इनिशियल से फाइनल तक का। डिस्प्लेसमेंट पता रहता है कि कौन ऑब्जेक्ट कहां से चल रहा है, तो एग्जांपल के रूप में क्या लिख सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी क्यों नहीं होगा, वेलोसिटी में भी तो डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, फोर्स हो सकता है, जिसका कुछ ना कुछ इनिशियल पॉइंट हो, फोर्स हो सकता है। ठीक ना, जिसका इनिशियल पॉइंट गिवन हो, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, कहां से चल रहा हो ये पता हो। मिटाए बच्चों, चलिए नेक्स्ट। पोलर वेक्टर के बाद पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में आता है एक्सियल वेक्टर। देखिए उसके बाद आता है हम लोग को पॉइंट नंबर 8 में एक्सियल वेक्टर। देखिए सिंपल कि इट इंट्रोड्यूस द रोटेशनल इफेक्ट, इट इंट्रोड्यूस द रोटेशनल इफेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा हो, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, तो ये कौन सा वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर होगा, एक्सियल वेक्टर होगा, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा हो। ठीक है ना, अर्थ का रोटेशन एक्सियल वेक्टर हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। उसके बाद टॉर्क हो सकता है, टॉर्क में भी एक एक्सिस होता है जिस पर मूव करता है, टॉर्क हो जाएगा। फिर उसके बाद लिख सकते हैं हम एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, जो अपने एक रोटेट कर रहा हो अपने एक्सिस पर, सर्कुलर पाथ में या किसी भी पाथ में, लेकिन अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा हो। ठीक है ना, अगर रोटेशन हो रहा हो तो कौन सा वेक्टर हो जाएगा, एक्सियल वेक्टर हो जाएगा। उसके 9 नंबर में जिसको कहते हैं फिक्स्ड वेक्टर, इसको बोलेंगे फिक्स्ड वेक्टर। देखिए फिक्स्ड वेक्टर में नाम से ही पता लग रहा है, जैसे अ वेक्टर, इसको फिक्स्ड वेक्टर को कह सकते हैं कि जिसमें इनिशियल पॉइंट जो हो, इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स्ड हो।
अ वेक्टर इन विच इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। जैसे इनिशियल पॉइंट किस में फिक्स्ड होता है, याद करो बच्चों, जब पोजीशन वेक्टर बना रहे थे हम x और y, तो पोजीशन वेक्टर में ऐसे नहीं बनाए थे बीच में से, ये p ये o, किसका क्या इनिशियल पॉइंट फिक्स है ना इसको ओरिजिन से, तो ये जो OP हो जाएगा ये पोजीशन वेक्टर के साथ साथ फिक्स्ड वेक्टर भी हो जाएगा। इसको फिक्स्ड वेक्टर भी कहेंगे और इसको दूसरा नाम क्या देंगे, पोजीशन वेक्टर भी कर सकते हैं इसको हम, यानी कि दोनों का ये एग्जांपल हो सकता है फिक्स्ड वेक्टर के रूप में। चलिए नेक्स्ट मिटाएं इसको, 10 नंबर में आते हैं। नंबर 10 फ्री वेक्टर। नंबर 10 आता है फ्री वेक्टर जिसमें इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं हो, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स, जिसमें इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं हो वो कौन सा वेक्टर हो जाएगा, आपका फ्री वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद आइए 11 नंबर। 11 नंबर में आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर इसको लिख सकते हैं कि मेनी वेक्टर्स हैव देखिएगा सेम इनिशियल पॉइंट। मेनी वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट। देखिए जैसे कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े थे हम लोग, याद कीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में अगर एक ऐसे चला जाए, एक ऐसे चला जाए, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ना, मान ली P और इसको Q नाम दे दिए, तब PQ जो हुआ वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, सेम है, यानी कि इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, तो इसको कौन सा कहेंगे हम, इसको को इनिशियल वेक्टर भी कहेंगे। इसको क्या नाम दिया जाएगा, को इनिशियल वेक्टर भी इसको कहा जाएगा। उसके बाद आप मतलब कि जैसे कि यहां से एक ऐसे वेक्टर चला जाए, एक ऐसे चला जाए, एक ऐसे चला जाए, एक ऐसे चला जाए, डाइवर्ज होकर के निकले, ठीक है ना, तो इसमें मैग्नीट्यूड का नहीं बात है कि सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस इनिशियल पॉइंट उसका फिक्स होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तीनों का जो ओरिजिन हो वो सेम होना चाहिए, तो कौन सा वेक्टर कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। उसके बाद आता है 12 नंबर में, देखिए को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर में देखिए जिसका, अब देखिए जब हम बता रहे थे कि ये क्या, इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं। टेल का एक दूसरा नाम होता है, क्या कहते हैं इसको, इनिशियल पॉइंट कहा जाता है, और हेड का दूसरा नाम क्या हो जाता है, हेड को दूसरे तरीके से हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है। तो इसमें क्या था, इनिशियल फिक्स था, सेम था, इसमें फाइनल सेम होगा, यानी कि एक ऐसे हो जाए, एक ऐसे हो जाए, फिर एक ऐसे हो जाए, एक ऐसे हो जाए, सबका टर्मिनल पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, यानी कि दे हैव, इफ दे हैव सेम टर्मिनल पॉइंट, सेम टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाकर क्या बोलेंगे उसको, को टर्मिनस वेक्टर नाम देंगे हम उसको। आए बच्चों समझ में, को इनिशियल वेक्टर को उल्टा चलेगा, को टर्मिनस वेक्टर, क्योंकि इसमें इनिशियल सेम था, इसमें फाइनल सेम है, इसमें फाइनल सेम नहीं था, इसमें इनिशियल सेम नहीं था, डिफरेंट डायरेक्शन से आके एक सिंगल पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो उसको कौन सा कहेंगे, को टर्मिनस वेक्टर कहेंगे। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट और आज का लास्ट जिसको कहेंगे जीरो वेक्टर। अब हम लोग जीरो वेक्टर पढ़ेंगे और आज का इंट्रोडक्शन क्लास ओवर करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ लॉ देखने वाले हैं, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ, बहुत सारा लॉ देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग वेक्टर को के लिए फॉर्मूला डेरिवेशन पढ़ेंगे, वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करें, जैसा कि यूनिट वेक्टर मैंने बताया था कि कैसे कैलकुलेट करें, यहां पे नहीं बताया है मैंने, देखिए आगे की क्लास में उसको जानना है कि यूनिट वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जीरो वेक्टर, लास्ट 30 नंबर, 30 नंबर, 12 नंबर, 30 नंबर, इसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। देखिए बच्चों जीरो वेक्टर में सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, जीरो से नाम ही पता चल रहा है कि जीरो, यानी कि अच्छी जीरो हो, यानी कि दे हैव
जीरो मैग्नीट्यूड, दे हैव जीरो मैग्नीट्यूड एंड ऑर्डिनरी डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन फिक्स नहीं हो। इसको डिनोट कैसे करेंगे, देखिए इट इज डिनोटेड बाय जीरो के ऊपर एरो साइन, ठीक है ना, ऐसे डिनोट किया जाता है इसको। अब एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, तो एग्जांपल लिख सकते हैं, देखिए जीरो होना चाहिए, यानी कि पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। दूसरा वेक्टर लाइंग ऑन ओरिजिन, अगर कोई वेक्टर ओरिजिन पे ही रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, तो जीरो वेक्टर में आ जाएगा, तो उसका पोजीशन चेंज होगा ही नहीं। यानी कि जब पोजीशन चेंज नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे हम, जीरो वेक्टर कहेंगे। इसका दो तीन प्रॉपर्टी है, हालांकि आगे तो पढ़ेंगे ही इसके बारे में, लेकिन फिलहाल जान लीजिए। आज के लेक्चर में बस मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा था कुछ टॉपिक से, इसके बारे में भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि बस दो लाइन तीन लाइन का मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूं, उसके बारे में 1 मिनट 2 मिनट समझा के खत्म कर दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में हम लोग आगे मिलेगा, वहां पे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। बस पहले जान लीजिए कि सब होता क्या है, नहीं तो चैप्टर में अचानक मिल गया जीरो वेक्टर, अचानक मिल गया एक्सियल वेक्टर, तो फिर समझने में काफी प्रॉब्लम होने लग जाएगा। तो पहले से थोड़ा बहुत पता होगा तभी जाके हम आगे क्लियर कर पाएंगे। जैसे वेक्टर के बारे में 9th में आपको थोड़ा बहुत पता था, जिसकी वजह से समझने में थोड़ा सा तो आसानी जरूर हो रहा होगा। अगर 9th में आप वेक्टर पढ़ ही नहीं रहते, ठीक है ना, तो फिर आपको समझने में दिक्कत होता है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको अचानक आज मिल जाए, या कोई भी चैप्टर या कोई भी ऐसा टॉपिक, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, उसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप उसके बारे में पहले से थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको समझना काफी आसानी हो जाएगा, आप काफी आसानी से समझ लेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रॉपर्टी में देखिए फर्स्ट नंबर में, व्हेन एनी वेक्टर इज एडेड टू जीरो वेक्टर वी गेट सेम रिजल्ट। हम क्या पाते हैं, सेम रिजल्ट पाते हैं। पता होगा कि जैसे मान गए 3 में जीरो जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा ना। उसी तरह अगर हम वेक्टर ए में जीरो ऐड कर दें, जीरो वेक्टर ऐड कर दें, तो क्या मिलेगा हमको, वेक्टर ए ही मिलेगा। अगर फोर्स में हम जीरो वेक्टर ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, फोर्स ही मिलेगा। दूसरा प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी देखिए कि जब किसी रियल नंबर को, व्हेन रियल नंबर, जिसको ऐसे डिनोट करेंगे, रियल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो वेक्टर, वी गेट जीरो वेक्टर। ये तो आप जानते ही होंगे पहले से। जैसे मान गए किसी रियल नंबर को अगर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो कितना रिजल्ट आएगा, जीरो वेक्टर ही आएगा। और थर्ड और सबसे लास्ट में आज का, इसमें कोई भी वेक्टर को व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो वेक्टर वी गेट सेम, यानी कि वी गेट, सिंपल लिखिए, जीरो वेक्टर। हम क्या पाते हैं, जीरो वेक्टर ही पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वेक्टर हो गया, जैसे कोई भी किसी भी टाइप का वेक्टर, सपोज कीजिए वेक्टर ए है, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो वेक्टर से तो जीरो वेक्टर होगा। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है उसको भी जीरो से, जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स में जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो आएगा, ठीक है ना। और अगर डिस्टेंस को हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो भी जीरो वेक्टर होगा। तो स्केलर हो या वेक्टर हो, डजंट मैटर, बस रिजल्ट क्या आएगा, आपका जीरो वेक्टर ही रिजल्ट के रूप में आएगा। समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िएगा, इस टर्म का यूज होने वाला है, इसलिए आज का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। आज कुछ स्पेशल चीजें मैंने नहीं बताई है, क्योंकि आज की क्लास में बस इंट्रोडक्शन है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं
जिसके बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। 10th से डायरेक्ट 11th में आए तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होने वाली है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग को बेहतर कंटेंट दें, ताकि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिल सके, काफी अच्छा नॉलेज मिल सके, काफी अच्छे से पढ़ सके। आपको थोड़ा भी ऐसा एहसास ना हो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या सामने टीचर से पढ़ रहे हैं। आपको बस ट्यूशन वाली फीलिंग आए, स्कूल वाली फीलिंग आए, कोचिंग वाली फीलिंग आए, घर वाली फीलिंग आए, ठीक है ना, तब बेहतर से आप पढ़ सकते हैं, आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। अगर आप ढंग से नहीं समझते हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसा मिल जाता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो कोई भी टॉपिक अगर आपको दिक्कत होता है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और आगे चैप्टर में अगर वो टॉपिक मिलने वाला होगा तो फिर उस चैप्टर में वहां पे हम उसको डील करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। 4th चैप्टर का स्टार्ट हुआ, लेक्चर 1st था, अच्छे से पढ़िएगा, मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। थैंक यू सो मच बाबू।